फ्रैक्चर बेसिकली ब्रेकिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बोन होता है, मतलब अगर बोन टूट जाए तो उसे फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके की, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, जैसे कि इटियोलॉजी के बेसिस पे ट्रोमेटिक फ्रैक्चर हो सकता है या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न होती है, जैसे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर या फिर सेगमेंटल फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो फ्रैक्चर की हीलिंग मतलब सिमिलर होती है टू हीलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू वुंड्स, ठीक है। और जैसे ही फ्रैक्चर होता है उसी के साथ ही, जैसे फ्रैक्चर हुआ उसी के साथ ही बोन की हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है होनी। तो हमारे पास दो तरह की बोन्स होती हैं, कोर्टिकल और कैल्केनियस, ठीक है। लगभग सेम ही तरह की हीलिंग होती है लेकिन कुछ डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कोर्टिकल बोन की हीलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो कोर्टिकल बोन की हीलिंग में 5 स्टेजेस आती हैं। तो हमारी पहली स्टेज आती है स्टेज ऑफ हेमेटोमा। जो ये स्टेज है ये लास्ट कर सकती है 7 डेज तक। इसमें जैसे ही बोन का फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे हमारी वेसल्स जो हैं वो टीयर हो जाएंगी, तो वहाँ पे ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। जो हमारी बोन होती है उसमें भी वेसल्स वगैरह होती हैं, तो अगर बोन टूट जाएगी तो वहाँ पे वेसल्स ब्रेक हो जाएंगी और ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे हेमेटोमा फॉर्म हो जाएगा अराउंड द फ्रैक्चर, और पेरिओस्टियम जो लेयर होती है हमारी बोन की वो भी टूट जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्चीमिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस्चीमिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, इसे बोलते हैं हम स्टेज ऑफ हेमेटोमा, इस सारी चीज को, ठीक है। सेकंड स्टेज आती है हमारे पास स्टेज ऑफ ग्रेन्युलेशन। ये 2 से 3 हफ्ते तक लास्ट कर सकती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं नई ब्लड वेसल्स को, फाइब्रोब्लास्ट्स को और ओस्टियोब्लास्ट्स को। तो कलेक्टिवली ये फॉर्म करते हैं सॉफ्ट ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू बेसिकली एक नए तरह का न्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है एक तरह का, ठीक है, जो कि फॉर्म हो जाता है फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट्स के पास। इसके अलावा वहाँ पे हमें ब्लड क्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि फॉर्म करेगा लूज फाइब्रस मैश को, जो कि काम करेगी एज द फ्रेमवर्क, ठीक है, ताकि नई कैपिलरीज बन सके वहाँ पे, तो उनके फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, ठीक है, जो फाइब्रस मैश बनेगा वहाँ पे। इसके बाद आता है स्टेज ऑफ कैल्केनियस। ये 4 से 12 वीक तक लास्ट कर सकती है। इसमें जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू होता है वो फर्दर क्रिएट करता है हमारे ओस्टियोब्लास्ट्स को, ठीक है, और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी फॉर्म करता है ताकि अच्छे से बोन की रीमॉडलिंग हो सके। जो ये स्टेज है इसमें हमारी एक बेसिकली कच्ची सी बोन मतलब तैयार हो जाती है, मतलब कि वोवन बोन एक तैयार हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 4th स्टेज है वो है स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि जो वोवन बोन हमारी बन गई है वो रिप्लेस होती है बाय मैच्योर बोन, ठीक है। इसमें हमारे टिपिकल लैमेलर स्ट्रक्चर जो है बोन का होता है, जो स्ट्रक्चर वो देखने को मिलता है। इसमें मतलब स्टार्ट हो जाती है मैच्योर होना बोन। इसके बाद आती है स्टेज ऑफ मॉडलिंग। इसमें हमें बोन की स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलती है और ये बहुत टाइम तक ले सकता है, ठीक है, मतलब कि 2 से 3 साल तक भी लग सकते हैं इसको अचीव होने में। इसके अलावा हीलिंग ऑफ कैल्केनियस बोन में हमें देखने को मिलेगा कि सारी की सारी स्टेजेस बेसिकली सिमिलर हैं, लेकिन एक स्टेज जो हमें देखने को नहीं मिलती वो है स्टेज ऑफ कैल्केनियस, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फ्रैक्चर हीलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एज। अगर पेशेंट की एज ज्यादा है तो फ्रैक्चर हीलिंग में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा सेक्स ऑफ द पेशेंट, अगर फीमेल है तो थोड़ा मुश्किल होता है फ्रैक्चर को हील होने में। इसके अलावा टाइप ऑफ बोन कौन सी है, पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं बोन की हीलिंग में। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। तो ट्रीटमेंट हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो फेज 1 है वो है इमरजेंसी केयर। तो जैसे ही पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ, जो भी साइट है जहाँ पे भी हुआ, ठीक है, साइट ऑफ द एक्सीडेंट, वहीं पे ही हम स्प्लिंट लगा देंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट को थोड़ी रिलीफ मिल सके और फर्दर डैमेज ना होए और कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना होए और ट्रांसपोर्ट करना पेशेंट को ईजी हो जाए। तो ये इमरजेंसी केयर है। इसमें हम स्प्लिंटेज लगा देते हैं पेशेंट को, ठीक है, स्प्लिंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि मूव ना होए फ्रैक्चर, ठीक है। ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिलो, अम्ब्रेला, बैम्बू स्टिक या फिर फुट रोलर, कोई भी चीज की मदद से हम उस जगह को स्प्लिंटेज कर देंगे। इसके बाद आती है फेज 2, द डेफिनेटिव केयर। तो डेफिनेटिव केयर में हम ट्रीटमेंट जो है फ्रैक्चर की वो करते हैं। इसमें मतलब जैसे ही इमरजेंसी केयर से हॉस्पिटल में आया तो हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। और ये 4 तरीके होते हैं हमारे पास, इन्हीं में से ही एक तरीका हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है ट्रीटमेंट बाय फंक्शनल यूज ऑफ लिम्ब। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं जो फ्रैक्चर्स होते हैं हमारे, लाइक फ्रैक्चर्ड रिब या फिर
फिर स्कैपुला, क्योंकि मूवमेंट तो उस जगह की होएगी, ठीक है, फंक्शनल यूज तो उस जगह का होएगा, लेकिन उसी के साथ साथ ही हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें हम रिडक्शन नहीं करते, ना ही इमोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट बाय इमोबिलाइजेशन। इसमें हम फ्रैक्चर को इमोबिलाइज कर देते हैं एक ही पोजीशन में, ताकि हम अच्छे से ट्रीट कर सकें उसे। इसके बाद है ट्रीटमेंट बाय रिडक्शन फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन। इसमें हम पहले जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है उसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी बोन की फ्रैक्चर की, ठीक है, उसे रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम इमोबिलाइजेशन कर देंगे उस जगह की। और चौथा तरीका होता है हमारे पास ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इसमें हम सर्जिकली रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं उस जगह को, रिड्यूस करते हैं और इंटरनली फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, प्लेट्स, ठीक है, मेटेलिक प्लेट्स वगैरह के साथ हम फिक्स कर देते हैं उस जगह को। इसके बाद हम रिडक्शन के तरीके होते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर दो तरह के तरीके होते हैं बेसिकली, क्लोज्ड एंड ओपन, ठीक है। सबसे पहले आता है क्लोज्ड रिडक्शन या फिर क्लोज्ड मैनिपुलेशन। इसमें हम बेसिकली पेशेंट को एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं और हम पालपेट करते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को और रिड्यूस या फिर रीअलाइन करने की कोशिश करते हैं हम फ्रैक्चर को। इसके बाद क्या कहते हैं ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में बेसिकली हम अगर क्लोज्ड मैनिपुलेशन काम ना आए तो हम ओपन रिडक्शन की तरफ जाते हैं और इसमें हम बेसिकली डायरेक्ट विजन से मतलब ऑपरेट करते हैं और क्या कहते हैं स्क्रूज और प्लेट्स वगैरह की मदद से उसको फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा इमोबिलाइजेशन के भी तरीके कुछ अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आता है रीजन, हम क्यों करते हैं इमोबिलाइज, ताकि प्रिवेंट हो सके डिस्प्लेसमेंट और एंगुलेशन बन सके, पेन डिक्रीज हो सके और किसी भी तरह की मूवमेंट को हम रोक सकें ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना होए। और इमोबिलाइजेशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले है कंजर्वेटिव मेथड, जैसे कि स्ट्रैप्स वगैरह, स्लिंग्स, कास्ट, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि स्ट्रैप्स में हम क्या करते हैं, स्ट्रैप दे देते हैं अराउंड द बॉडी, ठीक है, जो भी जिस भी जगह का फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे स्ट्रैप लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्लिंग होते हैं। स्लिंग बेसिकली हम इमोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं जब हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कास्ट वगैरह तो सबको पता ही है, प्लास्टर हो गया जैसे कि, वो सब हम यूज करते हैं ताकि इमोबिलाइजेशन कर सकें। इसके अलावा ओपन ऑपरेटिव मेथड्स होते हैं हमारे इमोबिलाइजेशन के, जैसे कि इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं पेशेंट को और मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक डिवाइसेस इम्प्लांट कर देते हैं, जैसे कि स्टील वायर, स्क्रूज, प्लेट्स, ताकि इमोबिलाइजेशन हो सके। इसके अलावा एक्सटर्नल मेथड्स भी होते हैं इमोबिलाइजेशन करने के, एक्सटर्नल फिक्सेशन जिसे बोलते हैं हम। इसके अलावा लास्ट फेज जो आता है हमारे पास वो है फेज 3, जिसे बोलते हैं हम रिहैबिलिटेशन। और इस फेज में बेसिकली हम मसल की री एजुकेशन करवाते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं मोबिलाइजेशन की, ठीक है, और गेट ट्रेनिंग वगैरह, अगर क्या कहते हैं पेशेंट के लेग वगैरह पे फ्रैक्चर हुआ है तो हम गेट ट्रेनिंग वगैरह भी पेशेंट को करवाते हैं। इसमें हम बेसिकली एक्सरसाइजेस करवाते हैं अलग अलग तरह की, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन हो सके पेशेंट और री एजुकेशन हो सके पेशेंट की मसल्स की। और हम इसमें स्किन जो है मतलब जैसे ये रिमूव किया कास्ट वगैरह को, प्लास्टर को, ठीक है, तो स्किन की क्लीयरिंग करेंगे, ठीक है, अच्छे से साफ करेंगे और ऑयल्स वगैरह यूज़ करेंगे ताकि ड्राइनेस जो है वो थोड़ी कम हो सके, ठीक है, और रीगेन करने की कोशिश करेंगे रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, और सर्टेन मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेज वगैरह पेशेंट को सिखाएंगे, हाँ भी ये करनी है आपने। और इस स्टेज में, रिहैबिलिटेशन स्टेज में सबसे ज़रूरी होती है हमारी फिजिकल थेरेपी, ठीक है, तो फिजिकल थेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।